हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई फाउंडेशन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आईटीआई मेन एग्ज़ाम 2024 स्टार्ट होने वाले हैं और जस्ट उसके बाद में जो है आईटीआई के बेक एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। तो जो भी कैंडिडेट्स 2024 में आईटीआई के मेन या बेक एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो सभी जो है अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में जुट जाइए। अगर अभी से आप लोग प्रॉपर वे में अच्छे से तैयारी करोगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को अच्छे मार्क्स से इन एग्ज़ाम्स में सक्सेस मिलेगी। तो दोस्तों, इन्हीं एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए जो है आज की इस वीडियो में आईटीआई फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड सभी ट्रेड्स के लिए ये ओरिजिनल रियल सॉलिड पेपर में लेकर आया हूँ। तो आप लोग सभी जो है इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा। और दोस्तों, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आईटीआई से रिलेटेड सभी यूजफुल वीडियोस रेगुलर आप सभी तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट सॉल्व क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बोलने में बाधा क्या डालता है। हम कोई भी चीज़ बोल रहे हैं तो बोलने में कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हमें बाधा उत्पन्न होती है। तो गाइस, पहला ऑप्शन है पढ़ने में अनिच्छुक, सेकंड ऑप्शन है ठीक से सुनाई न देना, और थर्ड ऑप्शन है घबराहट, फोर्थ ऑप्शन है समय की कमी। तो गाइस, बोलने में बाधा की बात कर रहा है तो बोलने में बाधा तो हमें तभी होगी जब हमें घबराहट हो रही है। जैसे सपोज दैट किसी को मंच पे बोलना है, अब मंच पे बोल नहीं पा रहा। वो क्यों नहीं बोल पा रहा? क्योंकि उसके मन में घबराहट है। तो घबराहट जो है हमें बोलने में बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है। मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है, कौन सी ऐसी चीज़ है ऑप्शन में से जो हमें अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकती है? क्रोध है, डर है, या फिर डेडिकेशन है, या फिर शर्म है? तो आप समझ सकते हो यार, क्रोध बिल्कुल भी नहीं है, डर भी नहीं है और शर्म भी नहीं है। ठीक है, डेडिकेशन, निष्ठा जो है वो हमें अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकती है। और मैं यहाँ पे आप सभी को बताना चाहूँगा गाइस कि न सिर्फ अंग्रेजी सीखने में बल्कि कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कैसी भी प्रिपरेशन करनी हो, हम डेडिकेशन अगर अपने अंदर है तो हम उसको जो है आसानी से सीख सकते हैं, अच्छे से जो है अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, अच्छे से जो है हम किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो गाइज, डेडिकेशन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जांच करते समय ग्राहक के खालिस्तान पर भी ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। तो जब हम ग्राहक से कुछ जांच कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, तो उस समय हमें ग्राहक की कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए? पर्सनल नीड्स बिल्कुल नहीं, सपने बिल्कुल नहीं, शरीर की भाषा। शरीर की भाषा का मतलब है उसका हाव भाव, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका आई कांटेक्ट कैसा है। ठीक है, उसका जो है शरीर का जो हिलना डुलना, एक तरीके से कि वो किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है, वो सब चीज़ें जो है शरीर की भाषा कहलाती है। तो जब भी आप किसी आपके कस्टमर से बात कर रहे हो तो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको भी आप लोगों को ऑब्जर्व करना चाहिए, उसे भी आप लोगों को जो है ध्यान में रखना चाहिए ताकि सही एनालिसिस हो सके कि यार ग्राहक के मन में आखिर चल क्या रहा है। अगर आपको गहराई से ग्राहक की प्रॉब्लम्स को समझना है, जानना है, तो आपको जो है बात करने के साथ साथ उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट में ए का क्या मतलब है? गाइज, स्मार्ट में ए का मतलब है, देखो समझना, स्मार्ट की मैं पूरी फुल फॉर्म ही बता देता हूँ। एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, ठीक है। एम का मतलब होता है मेजरेबल, ए का मतलब होता है अचीवेबल, और उसके बाद में आर का मतलब होता है रिलेवेंट, और टी का मतलब होता है टाइम बाउंड। ठीक है, इस तरीके से पूरी स्मार्ट जो है स्पेलिंग, उसका फुल फॉर्म, हर लेटर का फुल फॉर्म एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, एम का मतलब होता है मेजरेबल, ए का मतलब होता है अचीवेबल, आर का मतलब होता है रेलेवेंट, और टी का मतलब होता है टाइम बाउंड। ठीक है,
तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन सी, अचीवेबल। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विकसित करने के लिए आपको चाहिए, अगर अपने आप को विकसित करना है, सेल्फ डेवलप करना है, खुद को ग्रो करवाना है, तो आपको क्या चाहिए? अपने देश को जानो, ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, अपने संस्थान को जाने, अपने कार्यालय को जाने। देखो यार समझना, ज़रूरत तो सभी को जानने की है, लेकिन बोल रहा है अपने आप को विकसित करने के लिए किसकी ज़रूरत है? नो योर सेल्फ, खुद को जाने, अपने आप को। ठीक है, देश को जानना भी जरूरी है, वैसे अपने संस्थान को भी जाने, अपने कार्यालय को भी जाने, लेकिन क्वेश्चन में वो पूछ रहा है अपने आप को विकसित करने के लिए, स्वयं को विकसित करने के लिए स्वयं को जानना पड़ेगा। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनना, ये अप्रिशिएटिव लिसनिंग कहलाता है दोस्तों। ठीक है, याद रख लीजिएगा इसको। आनंद प्राप्त करने के लिए जनरली हम लोग जैसे गाने सुनते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मूड फ्रेश करते हैं, तो उसे हम प्रशंसात्मक लिसनिंग कहते हैं, अप्रिशिएटिव लिसनिंग उसे हम कहा जाता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या करना चाहिए? देखो यार, ये भी इजी सा क्वेश्चन है, ऑप्शन देख के आप लोग आंसर बता सकते हो। समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करना है। ठीक है, चयन कर लिया आपने, उसके बाद में क्या करोगे? उसे लागू करोगे। विकल्प के लिए देखोगे? नहीं। मूल कारण का विश्लेषण? नहीं। समस्या को पहचानोगे? ये तो पहचान ही लिया ना, समाधान का चयन ही कर लिया आपने। तो अब चयन कब किया होगा? जब समस्या को पहचान किया होगा, उसके बाद में समाधान का चयन किया होगा, और उसके बाद में हमें जस्ट क्या करना होता है? समाधान को लागू करना होता है। ठीक है, समाधान को लागू करना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंतरिक प्रेरणा है, आंतरिक प्रेरणा देखो समझना यार, दो तरीके का मोटिवेशन मिलता है हमें। ठीक है, मोटिवेशन समझते हो ना, मोटिवेशन मतलब प्रेरणा। एक होता है बाहर से हमें कोई मोटिवेट करे, और एक होता है सेल्फ मोटिवेशन, इंस्ट्रिंसिक। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है ना, आंतरिक प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा मतलब अपने अंदर से आवाज़ आए कि यार मुझे कुछ करना है। और एक होता है बाह्य प्रेरणा, मतलब कोई दूसरा आपको कह रहा है कि यार तू उठ, जग, कुछ तो कर, निठल्ले नालायक। ठीक है, वो बाह्य प्रेरणा। और अपन अपने आप को ही कह रहे हैं कि यार मैं क्यों इतना नालायक हूँ, मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे अपनी ताकत का एहसास है ना, मेरे अंदर टैलेंट है, कुछ जज्बा है, जोश है, जुनून है, मैं कुछ कर सकता हूँ। तो वो जो आंतरिक प्रेरणा है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, लंबे समय तक चलती है। बाहर से जो कहते हैं ना लोग, वो कम समय तक काम करती है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने खुद के अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। कुछ भी अगर आपको बड़ा करना है तो आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, तभी आप जो है जीवन में कुछ अच्छा हासिल कर सकते हो। बाहरी लोग हैं यार, वो तो कभी भी चलते फिरते आपको बोल देंगे। ठीक है, तो वो शॉर्ट समय के लिए जो है प्रेरणा होती है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग वाली प्रेरणा वो होती है जो आपके मन से हो। ठीक है, अपने अंदर से जो है आपकी इच्छा हो, आपका आंतरिक इंटरेस्ट हो। ठीक है, वो जो है ज़्यादा देर तक टिके रहने वाली होती है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है? देखो यार, ये तो आप बता ही दोगे, माउस इनपुट डिवाइस है, माइक भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर जो है वो हमें आउटपुट देगा, तो आउटपुट डिवाइस है ऑब्वियसली। ठीक है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जब आप अपना बायोडेटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप उसे ईमेल के माध्यम से, मेल के ऊपर अगर आप आपका बायोडेटा भेजो या फिर कोई भी पीडीएफ फाइल वगैरह भेजते हैं ना, उसको अटैचमेंट करके भेजते हैं। हम कैसे भेजते हैं? अटैचमेंट करके। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस देखो समझना यार, ये भी गजब की चीज़ है। माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि आप अपने आप को मतलब हो, अपनी प्रेजेंस। माइंडफुलनेस का मतलब है आपके दिमाग में एहसास है कि आप हो। जैसे मान लो सपोज दैट आपके एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है, और आपके माइंड के अंदर ये चीज़ है कि यार मेरे को एग्जाम्स की तैयारी करनी है। ठीक है, ये बात आपके दिमाग में है, तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं एक तरीके से माइंडफुलनेस। तो यहाँ पे देखो, ये है आपके दिमाग को तेज करने के बारे में
है? बिल्कुल नहीं। यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है, माइंडफुलनेस। उपस्थित होने की क्षमता, प्रेजेंस, मतलब जैसे आप किसी क्लासरूम में बैठे हो, ठीक है, और टीचर से आप लेक्चर ले रहे हो, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ यार टीचर मेरे को पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं वो चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। उसको बोलेंगे माइंडफुलनेस। जैसे मैंने कहा कि एग्जाम आपके आ चुके हैं, एग्जाम के टाइम टेबल आप लोगों का आ चुका है, तो आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि हाँ यार मेरे को एग्जाम्स की तैयारी करनी है। तो ये चीज़ ही क्या है? माइंडफुलनेस है, कि आपका दिमाग तैयार है, कि आपका दिमाग पूरी तरह से उपस्थित है, उस चीज़ को लेकर जो है आपके माइंड में विचार है, ठीक है, उसी चीज़ को हम बोलेंगे माइंडफुलनेस। तो राइट, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्रिय आवाज में कौन सा है? देखो, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। मैं जनरली ऐसे क्वेश्चंस पहले भी आप लोगों को बताएं, एक्टिव और पैसिव। पैसिव में क्या होता है, जनरली लास्ट में आपको बाई लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, और बाई के बाद में सेकंड थर्ड फॉर्म आपको लिखी हुई मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बाई, ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस। बाई किस में मिलता है? पैसिव वॉइस में, ठीक है। और पूछ रहा है अपन को एक्टिव वॉइस, तो बाई ये भी पैसिव वॉइस है, और ये बाई हिम ये भी पैसिव वॉइस है, बाई हर ये भी क्या है? पैसिव वॉइस है। तो ये तीनों के तीनों सेंटेंस किस में? पैसिव वॉइस में। अब दोनों चीजें याद रखना, कभी कभार आपसे एग्जाम में पैसिव वॉइस पूछ लेता है, कभी कभार आपसे एग्जाम में एक्टिव वॉइस पूछता है। तो ये तीनों में बाई लिखा हुआ है, बाई यहाँ पे लिखा हुआ ना बाई, ठीक है, तो तीनों में बाई लिखा हुआ, इट मीन्स ये तीनों के तीनों सेंटेंस पैसिव वॉइस के हैं, पैसिव वॉइस के। ये एक्टिव वॉइस हमें पूछ रहा है, तो एक्टिव वॉइस में लास्ट वाला बच गया, राम हैज पास्ड द एग्जाम। राम हैज पास्ड, जिसमें बाय नहीं लिखा हो ना, वो एक्टिव वॉइस कहलाएगा। आप तो सिंपल सा इतना सा याद रखना, आपके आईटीआई में इसी लेवल का क्वेश्चन पूछेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, ये एक्टिव है, बाकी तीनों की तीनों पैसिव वॉइस है। तो आपको दोनों चीजें मैंने बताई है, एक्टिव वॉइस जो है बिल्कुल डायरेक्ट सेंटेंस लिखा होगा वो एक्टिव वॉइस है, और जिनमें बाय करके फिर उसके बाद में जो है थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म लिखी हो वो जो है पैसिव वॉइस कहलाते हैं, राइट। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? देखो यहाँ पे इनपुट डिवाइस, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, और मॉनिटर, ये तीनों के तीनों आउटपुट डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है? आउटपुट। जॉयस्टिक, कीबोर्ड, ठीक है, इसके अलावा माउस, ये सब चीजें जो है इनपुट डिवाइस होती है। तो जॉयस्टिक यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, ये इनपुट डिवाइस हो जाएगा, कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस मतलब कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस, ठीक है। आप लोगों ने आपका बुक पढ़ा होगा, बुक में कंप्यूटर वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तब तो आपको पता होगा कि यार इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्या होती है। अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इनपुट डिवाइस कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस के बारे में बात कर रहा है, और आउटपुट डिवाइस भी पूछ सकता है। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस, ये कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस है तीनों। जॉयस्टिक, माउस कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस होते हैं, ठीक है, इनपुट डिवाइस, राइट। नेक्स्ट देखो, जन्म तिथि, स्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम में, ये पर्सनल डिटेल्स कहलाती है। अरे ये तो आपको पता ही होगा, जन्म तिथि है ना, स्थायी पता, तो ये व्यक्तिगत विवरण कहलाता है। व्यक्ति मतलब खुद का विवरण, ठीक है। क्वालिफिकेशन थोड़ी आएगी, उपलब्धियां भी नहीं आएगी, कैरियर के उद्देश्य भी नहीं आएंगे, तो व्यक्तिगत विवरण है। डेट ऑफ बर्थ, स्थायी पता, ये व्यक्तिगत पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक तरीके से। लघु उद्योग की तुलना में बड़े पैमाने पर, अब देखो यार यहाँ पे सिंपल सा है, लघु उद्योग मतलब छोटा उद्योग, ठीक है, जिसमें कम लोगों की आवश्यकता होती है, और बड़े पैमाने पर व्यवसाय की आवश्यकता है। बड़े पैमाने पर मतलब बड़ा उद्योग, ठीक है, वहां पे क्या होगा? ऑब्वियसली ज्यादा व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राहक शिकायतों को निपटने के लिए सीखने का तरीका। यस, बहुत ही बढ़िया एक कॉन्सेप्ट है एक, ठीक है। ग्राहक शिकायत, आपका कोई भी कस्टमर है, आप दुकान चला रहे हो, ठीक है, आपका कोई कस्टमर है, उसको कोई समस्या है, उसका समाधान भी आपको करना है, तो उसके लिए ये प्रोसेस है कि सबसे पहले उसको सुने, लिसन, ठीक है, उसके बाद में एम्फासाइज, अपोलाइज, रिएक्ट एंड नाउ, ठीक है। तो ये प्रोसेस आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निर्णय लेते समय इनमें से किस पर विचार किया जाना चाहिए? पर्सन, आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं, ठीक है, किसी भी चीज़ का आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। जैसे सपोज डेट अभी आपके एग्जाम्स आ गए, आपको तैयारी करनी है। अब आपके पास में क्या है? दो ऑप्शन है। एक है कि आपको जो है फालतू टाइम वेस्ट करना है, दोस्तों के साथ जो है घूमना फिरना है, चैटिंग करना है, ठीक है, और एक दूसरा ये चीज़ है कि आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, अच्छे मार्क्स से एग्जाम में पास होना है। तो कौन से विकल्प को आप चुनाव करोगे? व्यक्तिगत, वहां पे आपको दिमाग में होना चाहिए कि आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकता क्या है, प्रायोरिटी क्या है, आपकी प्रायोरिटी क्या है? एग्जाम की तैयारी करना आपकी प्राथमिकता है, या फिर दोस्तों के साथ चैटिंग करना, या दोस्तों के साथ जो है घूमना फिरना,
वो प्रायोरिटी है। तो आपको ये समझना चाहिए कि आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकता क्या है, उसके अनुसार आपको डिसीजन लेना चाहिए। तो यहाँ पे व्यक्तिगत प्राथमिकता क्या होगी, आपके एग्जाम्स की तैयारी करना, तो उसको जो है आपको प्राथमिकता के रूप में रखना चाहिए। तो निर्णय लेते समय हमेशा जो है याद रखो कि आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकता क्या है। सबसे पहले खुद का हित देखो। अब मैं यहाँ पे चोरी डकैती वाली चीज़ों में अपना हित देखने की बात नहीं कर रहा। अपना जो एक प्रोफेशनल तरीका है, बढ़िया तरीका है, साफ सुथरा जो तरीका है, उसमें हमें हमेशा अपनी व्यक्तिगत जो प्राथमिकता हैं उनको सर्वोपरि रखना चाहिए, सबसे ऊपर उन्हीं चीज़ों को रखना चाहिए। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कट के लिए देखो यार, कट के लिए तो जो है आप सभी को पता है Ctrl+X का हम यूज़ करते हैं। ये सेलेक्ट आल के लिए होता है Ctrl+A, Ctrl+C जो है कॉपी के लिए होता ही है, ठीक है। और Ctrl+V जो है पेस्ट के लिए होता है, और Ctrl+X जो है वो कट के लिए होता है, Ctrl+Z जो है अंडू के लिए होता है, ठीक है। शॉर्ट की सारी याद रखना। नेक्स्ट देखो, द वर्ड वेन डिनोट्स, वेन किसको रिप्रेजेंट करता है, वेन मतलब कब, यहाँ पे जब लिखा हो बट एक्चुअल में कब आएगा, ठीक है। वेन कब, और कब किसके लिए यूज होता है, समय के लिए। वेन विल यू गो टू द जयपुर, आप जयपुर कब जा रहे हो, मतलब समय के बारे में वो पूछ रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा एक ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है, ये पूछा है भाई। देखो ग्लासडोर जो है ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन भी जॉब सर्च प्लेटफॉर्म है, इंडीड भी जो है जॉब सर्च प्लेटफॉर्म है। हाँ, स्नैपचैट जो है ये एंटरटेनमेंट है, एक सोशल साइट, एक तरीके से एंटरटेनमेंट के लिए है, ये टाइम पास के लिए है, ये कोई भी जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है, और यही हमसे पूछा गया था। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जांच के दौरान निम्न में से किससे बचना चाहिए। जांच के दौरान किससे बचना चाहिए, ग्राहक को बाधित करना, इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। देखो रिपीट करने की ज़रूरत हो तो वहाँ पे कर लेना चाहिए, इससे बचने की ज़रूरत है नहीं। ध्यान से सुनना, इससे बचना थोड़ी चाहिए यार, ये तो होना चाहिए ना। सारांश ये भी होना चाहिए, ठीक है। सब चीज़ें होनी, बचना किससे चाहिए, ग्राहक को बाधित करना जो है, इससे हमें बचना चाहिए। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट ऑल। अभी मैंने बताया था यार, सेलेक्ट ऑल के लिए Ctrl+E, ठीक है। Ctrl+C कॉपी के लिए, Ctrl+X कट के लिए, Ctrl+V पेस्ट के लिए, ठीक है। ये कट के लिए है, ये पेस्ट के लिए है, ये कॉपी के लिए है, कॉपी, और ये Ctrl+A सेलेक्ट ऑल के लिए है, सेलेक्ट ऑल, ठीक है। चारों के चारों बता दें, चारों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी दूरी के लिए जो है लोकल एरिया नेटवर्क, किस नेटवर्क प्रकार का उपयोग किया जाता है। देखो समझना, यह है लोकल एरिया नेटवर्क, यह है वाइड एरिया नेटवर्क, ये बड़ी दूरी के लिए प्रयोग होता है, बड़ी दूरी, ठीक है। अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है यार, थोड़े दिनों में लाएंगे डिजिटल बोर्ड, तब आपको मज़ा आएगा। MEN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, CAN ये कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये कम दूरी के लिए लोकल एरिया नेटवर्क, फुल फॉर्म भी बता रहा हूँ मैं, याद रखना, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम दूरी के लिए, छोटी दूरी के लिए लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बड़े अक्षर का प्रयोग कब किया जाता है। बड़ा अक्षर कैपिटल, एक वाक्य की शुरुआत, जैसे मान लो ये सेंटेंस लिखा, इसमें बी क्या स्टार्टिंग का, बड़ा है ना, बड़ा है, तो बड़े अक्षर का प्रयोग कब किया जाता है, ये पूछा। नेम ऑफ द पर्सन, जैसे यार आप लिखोगे राम स्वरूप, ठीक है, मेरा नाम है राम स्वरूप, राइट। तो आर क्या है, बड़ा ही है ना, बड़ा अक्षर। तो नाम की, आप खुद का नाम है, मान लो रमेश है, मूलचंद है, ठीक है, देवीलाल है कि नहीं है, राहुल है, सोहन है, मोहन है। तो फर्स्ट लेटर क्या होता है, बड़ा होता है। नेम्स ऑफ प्लेसेस, किसी भी स्थान का नाम, जैसे मान लो जयपुर है, ठीक है, जयपुर, तो फर्स्ट लेटर क्या लिखोगे, बड़ा लिखोगे। इंडिया है, फर्स्ट लेटर क्या लिखोगे, बड़ा लिखोगे, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबाउ इसका राइट आंसर आ जाएगा। सभी का जो स्टार्टिंग लेटर है वो कैपिटल ही हम लिखते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी की त्वचा के रंग आय को लेकर अलग तरह से व्यवहार किया जाता है। किसी की त्वचा के रंग आय को लेकर, इसको बोलते हैं विभेद, क्या बोलते हैं, विभेद।
प्रकृति तो है नहीं, सही है नहीं, एकता है कहाँ, विभेद किया जा रहा है, अलग तरह से व्यवहार कर रहे हैं, अलग तरीके से, जो कि उचित नहीं है भाई। ठीक है, अलग तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, विभेद आएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा विभेद, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, प्यार मोहब्बत सबसे होनी चाहिए, सबका रेस्पेक्ट होना चाहिए, सबका अपना अपना आत्मसम्मान होता है, उसी तरीके से हमें जो है व्यवहार करना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। हाँ, मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे और आप लोगों की अच्छी तैयारी हो। इसके लिए देखिए, मैं चाहूँगा कि आप सभी जो है इस वीडियो को 2-3 बार देखें। ठीक है, और अच्छे से तैयारी करें। इसके अलावा बाकी की जो वीडियोस है वो भी आप लोग रेगुलर देखें। जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे ना, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा आपके आईटीआई मेन एग्ज़ाम के मेन एग्ज़ाम में या बेक एग्ज़ाम्स हो उनमें। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मस्त रहे, स्वस्थ रहे, हंसते रहे।